ओके। आज हम लोग का नया चैप्टर चल रहा है एम्प्लॉय इंसेंटिव प्लान। एक्चुअली ये चैप्टर ना लेबर चैप्टर के नाम से काफ़ी फेमस है। बहुत लोग इसको लेबर कॉस्ट के नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसको लेबर ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में चैप्टर है लेबर। ठीक है, आप अगर बोलोगे ना कि सर मेरे को लेबर चैप्टर पढ़ना है, तो एक्चुअल में एम्प्लॉय इंसेंटिव प्लान, जो चैप्टर का नाम क्या है, एम्प्लॉय इंसेंटिव प्लान, इसी में अपने किसके बारे में पढ़ते हैं, लेबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, लिखो टॉपिक्स टू बी कवर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो ध्यान देते हैं। नंबर 1 टॉपिक्स है हमारा लेबर कॉस्ट। नंबर 2 टॉपिक हमारा लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर। और टर्नओवर को हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं, लेबर टर्नओवर। और तीसरा जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका रोवन एंड रोवन एंड हल से प्लान। लिखिए तो रोवन एंड हल से प्लान, रोवन एंड हल से प्लान, ये बोनस से रिलेटेड है। रोवन एंड हल से प्लान, ठीक है। तीन टॉपिक है पूरे चैप्टर में। पहला टॉपिक है लेबर कॉस्ट, ठीक है। सेकंड टॉपिक है लेबर टर्नओवर, तीसरा है रोवन एंड हल से प्लान। सबसे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है लेबर कॉस्ट। हेडिंग डालिए लेबर कॉस्ट। पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा डायग्राम कॉपी करने का। जस्ट आप टॉपिक समझिएगा। सर लेबर कॉस्ट है क्या? लेबर कॉस्ट है क्या? देखो, लेबर कॉस्ट निकालने का सबसे सबसे आसान तरीका होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। कॉस्ट किसके लिए होगा? कंपनी जो पे कर रही है। अरे मैं एज ए लेबर, अगर मुझे वेजेस एंड सैलरी मिल रहा है तो मेरी इनकम होगी। लेकिन खर्चा किसके लिए होगा? जो पे कर रहा है। तो कंपनी पे कर रही है तो कंपनी के लिए क्या होगा? लेबर कॉस्ट। थोड़ा सा जनरल बेसिक बता रहा हूं, सुनो। ये मान लो एक कंपनी है रिलायंस, RIL, एक कंपनी है रिलायंस। अब मान लेते हैं ये है आप, ये आप लोग हैं। सब लोग अपना अपना नाम सोच लेगा, ठीक है। ये आप हैं, आप गए रिलायंस में जॉब करने के लिए। आप कहाँ गए? रिलायंस में जॉब करने के लिए, ठीक है। आप गए रिलायंस में जॉब करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, आप रिलायंस कंपनी में 9 घंटे 8 घंटे जितना भी आपका जॉब का स्केड्यूल है, आप 9 घंटे काम करें। फॉर एग्जांपल आप 9, आपकी जॉब लगी 9 घंटे के लिए। कितने घंटे की जॉब लगी? 9 घंटे। तो आप अगर रिलायंस में 9 घंटे जॉब पर डे कर रहे हैं, वीक में 6 दिन कर रहे हैं, तो मंथ के बाद आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलरी। तो इसको अपने बोलते हैं बेसिक सैलरी या बेसिक वेजेस। बेसिक सैलरी या क्या मिलेगा? बेसिक वेजेस। ध्यान समझना। दूसरा, आप रिलायंस कंपनी के पार्ट हैं। रिलायंस कंपनी बोलती है भैया आप हमारे कंपनी के पार्ट है, तो महंगाई को बीट करने के लिए आपको हम देंगे डीए। डीए को बोलते हैं डियरनेंस अलाउंस। क्या बोलते हैं? डियरनेंस अलाउंस, इसको बोलते हैं डीए। डीए क्यों मिलता है? टू मीट इन्फ्लेशन या टू बीट इन्फ्लेशन। टू बीट इन्फ्लेशन, महंगाई को खत्म करने के लिए या महंगाई से लड़ने के लिए आपको कंपनी डीए दे रही है, आपको कंपनी सैलरी दे रही है। उसी सैलरी में आप अपना, अगर आप सैलरी चार्ट देखोगे तो उसी सैलरी में लिखा रहेगा बेसिक सैलरी, प्लस लिखा रहेगा डीए। डीए मतलब हो गया डियरनेस अलाउंस। क्यों दिया जा रहा है? महंगाई को बीट करने के लिए। अरे भाई महंगाई तो है ना, उस महंगाई को बीट करने के लिए आपको डीए मिल रहा है, ठीक है। तीसरा, आप उस कंपनी के अच्छे एम्प्लॉई हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको घर के लिए, मतलब हो सकता है आप मुंबई में रह रहे हैं, तो कंपनी बोल रही कुछ भाड़ा आप दे देना, कुछ भाड़ा मैं दे दूंगा। मतलब कुछ रेंट आप अपने पॉकेट से दे रहे हो और कुछ रेंट कंपनी आपको दे रही है। इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। चौथा, अब देखो कंपनी, सबसे पहले आप रिलायंस कंपनी में काम करने गए, आपको क्या मिला? बेसिक वेजेस। आपको मिला डीए। डीए क्यों मिला? महंगाई को बीट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कि आपके ऊपर महंगाई का असर ना पड़े। प्लस आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिला, कि लेट से ये आपका फ्लैट है, तो इसका मान ली रेंट है 20,000 रुपया। तो कंपनी बोल रही है 10,000 मैं दे दूंगा और आपको 10,000
अपने तरफ से ऐड करना। ये जो कंपनी 10,000 दे रही है इसी को बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। HRA क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब कंपनी क्या बोल रही है कि होता ना कभी कभी डिमांड वगैरह ज़्यादा हो गया, अगर कभी कभी डिमांड वगैरह ज़्यादा हो गया तो आपको तो ओवर टाइम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो कंपनी बोल रही है अगर आप मेरे लिए ओवर टाइम खटोगे, 9 घंटे से ज़्यादा काम करोगे, तो आपको ओवर टाइम का भी सैलरी मिलेगा, ओवर टाइम का भी पेमेंट मिलेगा, ओवर टाइम का ही पेमेंट मिलेगा। अब प्लस हर एक कंपनी का ना कुछ अदर बेनिफिट होता है, हर एक कंपनी, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो कुछ अदर बेनिफिट जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉय को, ये हो गया अदर बेनिफिट, ये हो गया अदर बेनिफिट। तो एक लेबर जब किसी कंपनी से जुड़ता है तो उसको जो पैसा मिलता है, जो उसको जॉब मिलता है, सॉरी उसको जो सैलरी मिलता है, उस सैलरी में क्या क्या छुपा रहता है? उसका बेसिक वेजेस छुपा रहता है। उसी सैलरी में मान लेते हैं 50,000 है, तो 50,000 में कुछ पार्ट होगा बेसिक वेजेस, कुछ पार्ट होगा DA, कुछ पार्ट होगा HRA, कुछ पार्ट होगा ओवर टाइम और कुछ पार्ट होगा अदर बेनिफिट। ये सब मिला करके कंपनी कितना पे कर रही है? 50,000 पे। क्या सर 50,000 सच में पे कर रही है इतना मिलाकर? नहीं, इसमें कुछ और भी है। अब यहाँ पे कुछ कानून आ जाते हैं, कुछ कानून की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मेरा जो कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर में अगर 10 से ज़्यादा लोग काम करेंगे ना, मेरे कोचिंग सेंटर में अगर मेरा जो स्टाफ है अगर 10 से ज़्यादा हो गए, तो एज पर द बोनस एक्ट मुझे उनको बोनस भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे DA वगैरह भी देना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी में अगर 10 या 10 से ज़्यादा इंप्लॉय करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे कानून आ जाते हैं। तो उस कानून को मीट करने के लिए, उस कानून को फॉलो करने के लिए आपको बोनस भी देना पड़ेगा, आपको बोनस भी देना पड़ेगा, आपको DA वगैरह भी देना पड़ता है। तो ये बोनस भी आपके सैलरी का ही पार्ट है। बोनस भी क्या मिल रहा है? आपके सैलरी का पार्ट है। समझ गए ना? तो बोनस वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये है ना रोमन हल से, एक्चुअल में बोनस का ही टॉपिक है, तो वाला अपना अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा तुम लोग, अच्छा सच बोलना, तुम लोग कभी ये सुना है कि आपके भैया कहीं पे काम करते हैं या आपके पापा कहीं पे काम करते हैं या आपके चाचा कहीं पे काम करते हैं, कंपनी की तरफ से उनको मेडिकल इंश्योरेंस का फैसिलिटी मिला, मेडिक्लेम बोलते हैं उसको, कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस का फैसिलिटी मिला। लाइव स्टूडेंट ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो कि कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है? बोलिए लाइव स्टूडेंट, सुने हो ना? कल को आपकी जॉब लग जाएगी तो जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे, कंपनी आपको अपने तरफ से आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा के देगी, अपने तरफ से। जो कंपनी अपने तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस करा के दे रही है उसको बोलते हैं ESIS, एम्प्लॉय स्टेट इंसेंटिव। आगे बताऊंगा क्या होता है। तो वो भी आपके सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि रूल ये है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस, अच्छा इतना तो सुना होगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका PF कटता है, प्रोविडेंट फंड, आपके सैलरी का एक छोटा सा पार्ट PF में जाता है। तो वो जो PF है, वो जो PF है, ध्यान सुनना, वो जो PF है ये कंपनी दे रही है। कंपनी ने PF का पेमेंट दिया, कंपनी ने PF का पेमेंट दिया, कंपनी ने आपका इंश्योरेंस करवा के दिया, कंपनी ने आपको क्या किया? इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप बोलोगे ना कि सर मेरे को लेबर कॉस्ट निकालना है, लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए कंपनी ने सैलरी दिया वो ऐड करेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट मतलब लेबर के पॉइंट ऑफ सॉरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। आपको अगर लेबर कॉस्ट किसके लिए होगा? जो पे कर रहा है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कंपनी ने बेसिक वेजेस कितना दिया, DA कितना दिया, हाउस रेंट कितना दिया, ओवर टाइम का पेमेंट कितना दिया, अदर बेनिफिट पे कितना खर्चा किया, कंपनी ने PF में कितना जो कंपनी होता ना, कंपनी PF में भी कंट्रीब्यूट करती है, तो कंपनी ने PF में कितना कंट्रीब्यूट किया और कंपनी ने इंश्योरेंस कितना पैसा करा के दिया, ये सब अगर आप ऐड कर देते हो। अच्छा ये बेसिक्स है, हेलो ये बेसिक्स है। अभी जैसे जैसे हम लोग उस चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे ना तो कुछ कुछ और चीजें ऐड होंगे। हेलो आज तो आपका डे 1 है ना, आप 2 से 3 दिन में पूरा चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर के डेप्थनेस में जाएंगे तो आपकी और भी कुछ चीजें आएंगी। फिलहाल के लिए आप समझो कंपनी
बेसिक सैलरी दे रही है, डीए दे रही है, हाउस रेंट दे रही है, ओवर टाइम का पेमेंट कर रही है, अदर बेनिफिट दे रही है, और साथ ही साथ कंपनी पीएफ का पैसा दे रही है, इंश्योरेंस का पैसा दे रही है कंपनी, ये कंपनी पे कर रही है। ये सारा का सारा खर्चा मिलाकर बोलेंगे कंपनी का है लेबर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? टोटल लेबर कॉस्ट। इसी को बोलते हैं सीटीसी, कंपनी टू कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कंपनी टू कॉस्ट, सीटीसी। सीटीसी बोलते हैं ना, इनका सीटीसी कितना है? कंपनी टू कॉस्ट, सीटीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मुझे ग्रॉस अर्निंग की बात की जाए, एज ए एम्प्लॉय मैं अर्न क्या कर रहा हूं, तो भाई मुझे बेसिक सैलरी मिला, ये मेरी क्या है? अर्निंग। मुझे डीए मिला, ये मेरी क्या है? अर्निंग। मुझे डीए मिला, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे सैलरी मिल रहा है, डीए मिल रहा है, मुझे एचआरए मिल रहा है। एचआरए समझ रहे हो ना? फ्लैट का आधा भाड़ा कंपनी दे रही है तो भी तो मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा अर्निंग है। मुझे ओवर टाइम का पेमेंट मिल रहा है, मुझे अदर बेनिफिट मिल रहा है, ये मेरी सब क्या है? अर्निंग है। तो इसको बोलेंगे ग्रॉस अर्निंग। क्या बोलेंगे? ग्रॉस अर्निंग। तो अभी ना मैं तुमको जस्ट इस डायग्राम के माध्यम समझा रहा हूं कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ग्रॉस अर्निंग कैसे निकलेगा। अभी फिर मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, उस फॉर्मेट में सब कुछ डिस्कस करूंगा। डे वन हो, पहला क्लास पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए कुछ बेसिस क्लियर करवा दे रहा हूं। अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे। तो कंपनी ने पीएफ में कितना पैसा लगाया, कंपनी ने इंश्योरेंस में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, ये सब ऐड करके आपका निकलेगा लेबर कॉस्ट, सीटीसी निकलेगा। और अगर अर्निंग की बात की जाए तो एक एम्प्लॉय जो कुछ भी रिसीव कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो भी कुछ रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जॉब के दौरान उसको कुछ भी मिल रहा है, वो उसका क्या है? ग्रॉस अर्निंग है। तो ग्रॉस अर्निंग और लेबर कॉस्ट के बीच में फर्क समझ में आया? लेबर कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रॉस अर्निंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बोलेगा ग्रॉस अर्निंग निकालना है, तब आप एम्प्लॉय को जो भी कुछ दिया जा रहा है सब ऐड कर देना, जो भी कुछ दिया जा रहा है सब क्या करना? ऐड कर देना। अच्छा, बोलेगा लेबर कॉस्ट निकालना, तो कंपनी जो कुछ पे कर रही है वो ऐड कर देना। अगर आपको बोलेगा नेट अर्निंग, नेट अर्निंग, क्योंकि ये सब कुछ ऐड करने के बाद आएगा ग्रॉस अर्निंग। बोलो ना, सब कुछ ऐड करने के बाद क्या आएगा? ग्रॉस अर्निंग। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भैया हमको नेट अर्निंग निकालना है, तो सुनो, ये जो पीएफ है ना, ये जो इंश्योरेंस है, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर है। देखो, कंपनी का एक नाम होता है एम्प्लॉयर। ये जो रिलायंस लिमिटेड है ना, इसको अपने बोलते हैं एम्प्लॉयर। जो जॉब देता है उसको अपने क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। और जो जॉब करता है उसको अपने बोलते हैं एम्प्लॉय। जो जॉब देता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, जो जॉब करता है उसको अपने बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो जैसे कानून एम्प्लॉयर के लिए बना है, कंपनी के लिए बना है, मालिक के लिए बना है, ओनर के लिए बोला है कि भैया आपको पीएफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको जो लेबर है उनके उनके इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वही कानून एम्प्लॉय के लिए बोलता है कि जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो तुम भी तो अपने लिए कुछ करो। तो आपके सैलरी का एक छोटा सा पार्ट पीएफ कटता है। अब आप सुने ना, सैलरी में से पीएफ कटता है, तो वो पता है कौन सा पीएफ कटता है? वो जो आपका हिस्से के कटता है। अगर आपने 900 रुपया पीएफ में डाला तो ये आपके हिस्से से कटा, मालिक अलग से 900 डालेगा। पीएफ में यही होता है, अगर आपके सैलरी से मान लो 1000 रुपया कटा तो ये आपके हिस्से का कटा, बिकॉज आपका लाइफ है, आपका जीवन है। रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो एक मालिक को कानून बोलता है कि तेरे लिए बंदा काम कर रहा है, तू इसके लिए पीएफ भर, तुझे इसके लिए पीएफ भरना पड़ेगा। ये तो आपका जीवन है, तो आपका भी तो अपने जीवन के लिए कुछ अधिकार है, आप भी तो अपने जीवन के लिए कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब पीएफ और इंश्योरेंस की बात आएगी ना, तो आपको भी भरना पड़ेगा और मालिक को भी भरना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये 50-50 होता है, जितना मालिक भरता है उतना आप भरते हो। तो आपके सैलरी से जैसे पीएफ कटता है तुमको धक्का मिलता है, अच्छा अच्छा मेरे सैलरी से पीएफ कट गया। दुखी मत होना, खुश हो जाना, क्योंकि जितना अमाउंट तुम्हारे सैलरी से कटा है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर ने भी जमा करवाया है। अगर तुम्हारे सैलरी से 1000 रुपया कटा है तो ये रिलायंस कंपनी भी कितना पे करेगी? 1000 रुपया। तो ये मान लेते पीएफ अकाउंट है, 1000 रुपया आया रिलायंस से, 1000 रुपया तुम्हारी तरफ से आया, मान लो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से आया, तो पीएफ में टोटल कितना पैसा आया? 2000 आया। आप समझा मेरा बात?
तो अगर आपसे बोला जाएगा नेट अर्निंग, नेट अर्निंग, अगर मुझे मेरी नेट अर्निंग निकालना है, तो जो मेरा पीएफ का पैसा कटा, जो मेरा सीटीसी का उसका बोलते हैं, ईएसआईएस बोलते हैं, चलो इंश्योरेंस का जो पैसा बोलता है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट बोलते हैं उसको, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो जो मेरे सैलरी से जो पीएफ कटा, मेरे सैलरी से जो इंश्योरेंस का पैसा कटा, वो सब माइनस करने के बाद जो बच रहा है, मान लो मेरी सैलरी थी 50,000, जिसमें से ये सब मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, पीएफ कटा 3,000 रुपया, तो 50 में से 3 कट गया, कितना मुझे मिलेगा? 47। ये मेरी होगी नेट अर्निंग। क्या हो गई? नेट अर्निंग। तो 3 चीज मैंने क्लियर कराया, फटाफट ये 3 चीज क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग फिर फॉर्मेट लिखते हैं और फिर तुम लोग ये डाउन। पहले ये 3 चीज क्या? पहला, अगर मुझे लेबर कॉस्ट निकालना है, कंपनी ने जो भी कुछ पे किया है लेबर को, जो भी कुछ पे किया सब कुछ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या मिल जाएगा? लेबर कॉस्ट। अगर मुझे निकालना है ग्रॉस अर्निंग, इंप्लॉय को जो भी कुछ मिल रहा है सब कुछ क्या करना? ऐड कर देना, क्योंकि ग्रॉस का मतलब ऐड करना, जो भी कुछ मिल रहा है ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस अर्निंग। अगर बोलेगा नेट अर्निंग निकालना है, तो इंप्लॉय के अर्निंग से जो भी पीएफ का पैसा कटा है, जो भी इंश्योरेंस का पैसा, अरे भाई आपका भी तो जीवन है, एट द एंड रिटायरमेंट के बाद वो पैसा तो आप ही उठाने वाले हैं, तो आपका भी तो कर्तव्य, जैसे कंपनी का कर्तव्य है अपने इंप्लॉय के लिए ये सब पे करना, पीएफ का पैसा, इंश्योरेंस, जैसे आपका जीवन है, आप भी तो अपने सैलरी में से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके सैलरी में से जो पीएफ का पैसा कटा, इंश्योरेंस पैसा कटा, वो सब कट करने के बाद जो बच गया, दैट इज कॉल्ड नेट अर्निंग। 3 वर्ड क्लियर है? ये 3 वर्ड क्लियर करने का मतलब लेबर कॉस्ट खत्म। तो ये तुम लोग लिखिएगा, ये डायग्राम बनाएगा, ठीक है बनाओ। चलो 2 मिनट का टाइम दिया, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, 2 मिनट टाइम दिया। ये लिख लिया टॉपिक टू बी कवर, ठीक है। ये नहीं लिखे ऊपर वाला, फटाफट लिखो तो। लिख लिए? फटाफट लिखिए। लाइव स्टूडेंट फटाफट लिखिए। बोलेगा भाई। एक्सपेंस नहीं इंक्लूड होता, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देती है इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई है ना।
क्लियर हुआ? अब इसे तुम लोग ना, जो हेल्थ वाला जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ कुछ कंपनी जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा काटती है, और कुछ कुछ कंपनी बोलती नहीं पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। मतलब कुछ कंपनी बोलती है शेयर्ड, कुछ पैसा आप देना कुछ पैसा हम देंगे। कुछ कंपनी बोलती है नहीं नहीं हम एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं लेंगे, पूरा का पूरा प्रीमियम हम भरेंगे। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, यहाँ पर जो ईएसआई है, ईएसआई सबके लिए नहीं है। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका ईएसआई कटता है, उनके सैलरी से हेल्थ का पैसा कटता है, ईएसआई कटता है। पर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई जैसे उन्होंने जो रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, अब ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ और सिर्फ कंपनी बियर करेगी, या कंपनी और एम्प्लॉय मिल करके बियर करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बियर करेगा। डिपेंड करता कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। क्लियर हुआ ना? तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा अपने लोग क्वेश्चन में उसी हिसाब से ऐड करेंगे। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा रहे कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बियर कर रहा है, सिर्फ वाला पीएफ वाला ही पार्ट को ऐड करेंगे या लेस करेंगे। फिर जबरदस्ती तुम लोग हेल्थ इंश्योरेंस मत ढुक जाना। क्वेश्चन गलत है, हेल्थ इंश्योरेंस बारे में बोल क्यों नहीं रहे? ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक हो जाएगा तुम लोग के। तो डिपेंड अपॉन हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ कंपनी वॉलेंटरली सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस देती है, खुद के पैसे देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। कुछ कंपनी थोड़ी सी होती है चिप टाइप का, तो सब लेबर भरेगा हम कुछ नहीं भरेंगे, उनके सैलरी से काट लेती है। अब कुछ कुछ कंपनी शेयर्ड होती है कि कुछ पैसा आप देंगे कुछ पैसा हम। डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका ये सही कटता है। ठीक है? ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक, आगे बढ़े। अब लिखो सॉरी, देखो कंप्यूटेशन ऑफ, फॉर्मेट लिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एंड ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस एंड नेट अर्निंग, ग्रॉस एंड ग्रॉस और नेट अर्निंग, ये हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, आज घर जाना इस पूरे फॉर्मेट पर फोकस करना, कल से मैट का समझ। हाँ, पर्टिकुलर सबसे पहले आता है बेसिक वेजेस। बोलिए ना क्या आता है? बेसिक वेज। नंबर 1 में आता है बेसिक वेजेस। ठीक है, अब ये बेसिक वेजेस कैसे आपको मिलेगा? पहला, टाइम रेट के हिसाब से मिलेगा। सर टाइम रेट का मतलब क्या है? कितने घंटे काम किया इनटू पर आवर, टाइम टेकन इनटू पर आवर। टाइम टेकन, इसका इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। मान लेते हैं उसने 9 घंटे काम किया और 1 घंटे का है 100 रुपया, उसका वेजेस कितना हो जाएगा? 900 रुपया पर डे के हिसाब से। समझ गया? तो टाइम रेट के हिसाब से मिल गया कि कितने घंटे काम किया और 1 घंटे का रेट क्या चल रहा है। मतलब एक लेबर को पर आवर आप कितना पेमेंट कर रहे हो, इसको बोलते हैं टाइम रेट। अच्छा, दूसरा जो कैलकुलेशन हो सकता है पीस के हिसाब से हो सकता है। पीस रेट, पीस रेट का मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू पर पीस, है ना? पीस पर रेट, पीस पर यूनिट या रेट पर पीस, जो लिखना। ठीक है, पर पीस कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर पीस रेट, पर पीस रेट, एक पीस का रेट क्या है? मान लेते हैं एक एम्प्लॉय ने 100 यूनिट बनाया और एक रेट है, एक एक पीस बनाने का 10 रुपया है, तो साल दिन भर का कितना कमाएगा वो? मान लेते पूरे दिन भर में वो 100 बनाया, 100 यूनिट बनाया पूरे दिन भर में,
और 1 यूनिट बनाने पे उसको मिलता 10 रुपया, तो पूरे साल पूरे दिन का कितना मिलेगा? 1000 रुपये। और एक होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एवव। एवव का मतलब कोई कंपनी होती है बोलती कुछ पेमेंट होगा टाइम, मतलब कुछ कंपनी बोलती है ना, हम दोनों के हिसाब से वेज निकालेंगे, जो हाईएस्ट होगा वो देंगे या जो लोएस्ट होगा वो देंगे। कंपनी बोलती है कि हम दोनों के हिसाब से निकालेंगे। मान लो इसके हिसाब से आया 900, इसके हिसाब से आया 1000, तो कॉम्बिनेशन ये बोलता है, कंपनी बोलती है कि दोनों के हिसाब से निकाले। टाइम रेट के हिसाब से आया 900, पीस के हिसाब से आया 1000। कुछ कंपनी बोलती है विच एवर इज हायर, हायर क्या है 1000 रुपया, तो कंपनी बोलती है 1000 देंगे। कुछ चीप टाइप कंपनी होती है बोलती है विच एवर इज लोअर, जो कम आएगा वो देंगे, 900 रुपया देगी। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव। ठीक है, कि इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी की पॉलिसी डिपेंड करती है। कुछ कंपनी बोलती है हम दोनों के हिसाब से निकालेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा हम वही देंगे। कुछ कंपनी बोलती है हम दोनों निकालेंगे, जिसका कम आएगा वो देंगे। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट निकालते, बेसिक हो गया ना। अब क्या मिलता है? डीए, डियरनेस अलाउंस। अब जो डियरनेस अलाउंस होता है नॉर्मली ये फिक्स्ड होता है। नॉर्मली क्या होता है? फिक्स्ड। जैसे 20% ऑफ बेसिक, जो आपका बेसिक वेजेस है, ये मान लो आपका बेसिक वेजेस है 1000 रुपया, तो बोला इसका 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा? 200। तो कुछ भी वेजेस क्या होता है? फिक्स होता है। कुछ आपका होता है, अच्छा फिक्स का, अच्छा सॉरी सॉरी, फिक्स का मतलब कंपनी ने पहले से फिक्स कर दिया कि 5000 रुपया देंगे। एक होता है आपका परसेंटेज ऑफ बेसिक, लिखो तो परसेंटेज ऑफ बेसिक। कुछ कंपनी बोलती है हमारे लिए फिक्स, हमारी कंपनी में डीए सिर्फ 10,000 मिलेगा, आपकी सैलरी ज़्यादा रहे या आपकी सैलरी कम रहे डजेंट मैटर, हमारी तरफ से डीए कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। कुछ कंपनी बोलती है परसेंटेज ऑफ बेसिक, आपका जो बेसिक वेजेस है इसका परसेंट, मान लेते बेसिक वेजेस था 1000, यहाँ बोला है 10% ऑफ बेसिक, तो बेसिक कितना है? 1000, कितना हो जाएगा? 100 रुपया जाएगा डियरनेस अलाउंस। तीसरा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। इसका भी सेम चीज़ है। कुछ कंपनी बोलती है हमारे लिए फिक्स रहेगा, कुछ कंपनी बोलती है परसेंटेज ऑफ बेसिक। डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी टू पॉलिसी, कुछ कंपनी का अपना पॉलिसी उसके हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ कंपनी बोलती है मेरे लिए फिक्स है कि हम इतना ही एचआरए देंगे, उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। कुछ कंपनी बोलती है आपके बेसिक का 10% 15%। तो ये जैसी कंपनी का पॉलिसी वैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको टेंशन टेंशन वाला बात नहीं है। क्वेश्चन में या तो ये दिया रहेगा या तो ये, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 4 नंबर क्या था? 4 नंबर क्या था? बोनस। अरे बोनस भी तो मिलता है ना एक एम्प्लॉय को। अरे एक एम्प्लॉय को बोनस मिलता है कि नहीं मिलता? बोनस मिलता है। वैसे भी एक एक्ट है कि अगर आप किसी भी कंपनी में 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो बोनस देना ही पड़ेगा। बोनस, अब जो बोनस मिल रहा है इसमें भी देखना, नंबर 1, एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब बोनस एक्ट नॉर्मली पता क्या बोलता है? सैलरी का डबल। बोनस एक्ट क्या बोलता है? सैलरी का डबल। जैसे दिवाली, नॉर्मली देखना दिवाली में सबको बोनस मिलता है, देखा ना, आपके पापा लोग कहीं पे काम करते हैं दिवाली वगैरह में बोनस मिलता हो, अगर उनकी सैलरी 50 होगी, बोनस लेकर 1 लाख रुपये अकाउंट में, सैलरी का डबल, ये नॉर्मली बोनस एक्ट बोलता है। नेक्स्ट देख लो बी वाला, ये बोलता है एज पर, एज पर हल से या रोवन प्लान, एज पर हल से या रोवन, ये दो तो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया है, इनके हिसाब से भी बोनस निकाल सकते हो, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उसके हिसाब से बोनस निकालेंगे, एज पर द हल से या रोवन या एज पर द बोनस एक्ट, जैसा बोनस एक्ट बोलेगा। ठीक है, 5 नंबर ओवर टाइम। अब ओवर टाइम का रूल क्या होता है? एज पर द फैक्ट्री एक्ट, एज पर द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है,
जो हमें फैक्ट्री एक्ट बोलेगा उसके हिसाब से। सर फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है, सुनो फैक्ट्री एक्ट पता क्या बोलता है, अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं या 48 आवर पर वीक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जितने घंटे काम करेंगे उसका डबल आपको रेट मिलेगा। मान लो मैं 9 घंटे काम करता हूँ, ठीक है, मेरा पर आवर है 100 रुपया, 9 घंटे का कितना होगा 900 रुपया। मैंने 3 घंटे ओवर टाइम किया, तो फैक्ट्री एक्ट बोलता है 3 घंटे ओवर टाइम किया ना, तुम्हारा रेट क्या था, नॉर्मल रेट कितना था 100 रुपया, तो उस 3 घंटे के लिए 100 नहीं होगा, उस 3 घंटे के लिए डबल, तो 100 का डबल क्या होता है 200, तो 3 घंटे के लिए इंटू 200 मतलब 600 रुपया। ये फैक्ट्री एक्ट बोलता है, मतलब बोनस में आपको नॉर्मली डबल मिलना चाहिए, जो आपका नॉर्मल रेट है उस नॉर्मल रेट से आपको डबल मिलना चाहिए, ये बात करता फैक्ट्री एक्ट। लिखो सेम चीज लिखो। इफ वर्कर वर्क more than 9 hours per day, more than 9 hours per day or 48 weeks, अच्छा 48 आवर पर वीक, सॉरी 48 आवर, 48 वीक आवर, 48 आवर पर वीक, then bonus will be डबल ऑफ किसका डबल, किसका डबल, बेसिक प्लस डीए मिला करके, बेसिक प्लस डीए का डबल, बेसिक प्लस डीए का, ठीक है, ये बोलता फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं 9 घंटे काम करता हूँ, नॉर्मल रेट मेरा 100, मतलब 1 घंटे काम करने का 100 मिलता है, तो पूरे दिन का मेरा दिहाड़ी कितना हो गया, पूरे दिन का मेरा पूरे दिन का मेरा दिहाड़ी 900 रुपया पर डे। फिर ना मैं घर जाता था, फिर घर वाले बोलते क्यों आ गया, 2-4 घंटा और काम कर लेता, तो मैं एक दिन गुस्से से 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो इस 3 घंटे का मुझे क्या मिलेगा, ओवर टाइम, क्या मिलेगा, कैसे ओवर टाइम मिलेगा, फैक्ट्री एक्ट बोलता है बेसिक प्लस डीए, मान लेते बेसिक प्लस डीए मेरा 100 था, तो 100 का डबल, तो 3 घंटे इंटू 100 का डबल कितना हो जाएगा 200, तो इसका कितना मिलेगा 600, तो उस दिन का मेरा पूरा कमाई कितना हो गया 1400 रुपया। ठीक है, अरे समझ पाया तुम लोग मेरी बात, क्या तुम लोग ओवर टाइम करेगा, हैं जो इतना सोच रहा है। नेक्स्ट लिखो अदर बेनिफिट, अदर फ्रिंज बेनिफिट, अदर फ्रिंज बेनिफिट मतलब मिसलेनियस बेनिफिट की बात हो रही है, अदर फ्रिंज बेनिफिट, अदर फ्रिंज मतलब अदर मिसलेनियस बेनिफिट। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे ना तो मिल जाएगा आपको ग्रॉस अर्निंग। अभी तक देखो ना एम्प्लॉय को सब मिल रहा था, हेलो, बोनस मिल रहा है आपको, एचआरए मिल रहा है आपको, डीए मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जब सब कुछ मिल रहा है सबको ऐड कर दो, ऐड करके मिलेगा आएगा ग्रॉस अर्निंग, बोले ना ऐड करके क्या आएगा ग्रॉस अर्निंग, ये सब ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ग्रॉस अर्निंग, ये सब ऐड करने में मिलेगा ग्रॉस अर्निंग, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है लेबर कॉस्ट, सुनो ना, अगर यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इफ वी वांट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, अगर अपने को लेबर कॉस्ट निकालना है, एक चीज एकदम सच्चाई से बोलना है, झूठ एकदम मत बोलना तुम लोग, ये जो मिल रहा है ये कौन पे कर रहा है, ये जो एम्प्लॉय को मिल रहा है ये कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी भाई साहब इनको पे कर रही है, तो कंपनी के लिए क्या है कॉस्ट, कंपनी के लिए क्या है कॉस्ट। तो अगर अपने को लेबर कॉस्ट निकालना है, लेबर कॉस्ट कौन निकालेगा, कंपनी निकालेगा, तो कंपनी बोल रही भैया जो कुछ हमने दिया वो हमारे लिए क्या है खर्चा, तो एम्प्लॉय का जो ग्रॉस अर्निंग था वो लिखो,
ये ग्रॉस अर्निंग कंपनी ने किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। तो एम्प्लॉय के लिए इनकम, कंपनी के लिए खर्चा। तो ग्रॉस अर्निंग में ध्यान सुनना, ग्रॉस अर्निंग में ये मेरा ग्रॉस अर्निंग है, इसमें अगर मैं ऐड कर दिया कंपनी और क्या क्या पे करती है, पीएफ का पैसा, याद है ना? तो अगर ग्रॉस अर्निंग में कंपनी ने, लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू, लिखो तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ स्लैश ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये जो आपका आ जाएगा लेबर कॉस्ट, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका लेबर कॉस्ट आ जाएगा, या सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू सीटीसी आ जाएगा, कॉस्ट टू कंपनी। क्योंकि मुझे अगर लेबर कॉस्ट निकालना तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना, तो कंपनी ने जो भी कुछ एम्प्लॉय को दिया वो कंपनी के लिए खर्चा, बोलो समझ में आ रहा है? प्लस कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्यों कंट्रीब्यूट कर रही है? उसका मन है क्या? नहीं, देश का कानून बोलता है तुम्हारे लिए अपना जवानी बर्बाद कर रहा है, तुम उसका बुढ़ापा ख्याल रखो। अरे भाई तुम लोग 20-25 साल से कंपनी के लिए खट रहा है, कब तक खटेगा? 60 साल तक खटेगा, तो अपना पूरा का पूरा जवानी बर्बाद कर दिया। तो कानून कानून बोलता है कि कंपनी के लिए भाई साहब अपना जवानी दे दिए, तो कंपनी का धर्म है कि उनका बुढ़ापा सवारे। इसीलिए कंपनी आपके लिए थोड़ा थोड़ा वो कंट्रीब्यूशन करता पीएफ में। एक बार अगर आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जैसे आपका बुढ़ापा सवर जाएगा। तो ये भी तो कंपनी पे कर रही है, अरे बोलो ना, ये भी तो कंपनी पे कर रही है। तो कंपनी ने जो जो भी कुछ एम्प्लॉय को दिया वो वाला अमाउंट, प्लस कंपनी ने पीएफ और इंश्योरेंस जो खर्चा किया वो वाला अमाउंट, सब कुछ ऐड कर दोगे मिल जाएगा कंपनी का लेबर कॉस्ट या कंपनी का सीटीसी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट नेट अर्निंग, देखो इफ वी वांट टू कैलकुलेट, देखो देखो इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेट अर्निंग, अगर क्वेश्चन बोला भैया नेट अर्निंग निकाल, तो वही सेम चीज है, जो मुझे मिल रहा है वो मेरी क्या है? अरे जो मुझे मिल रहा है वो मेरी क्या है? ग्रॉस अर्निंग। ठीक है, ऊपर से जैसे एम्प्लॉयर ने पीएफ में पैसा लगाया, जैसे एम्प्लॉयर ने पीएफ में और ईएसआई में पैसा लगाया, वैसे एक एम्प्लॉय का धर्म है, भाई एक कंपनी तुम्हारे बुढ़ापा के लिए इतना कुछ कर रही है, तो तुम्हारा भी तो धर्म बनता है कि तुम भी अपने लिए कुछ करो। तो मान लो मेरी सैलरी थी 50,000, उसमें से उसमें से कट गया 3,000 रुपया पीएफ का, 1,000 रुपया कट गया इंश्योरेंस का, तो 50 में से 4,000 रुपया कट गया, 3,000 पीएफ का कटा, 1,000 रुपया इंश्योरेंस कटा, मेरे पास कितना बचा? 46, वो मेरे नेट अर्निंग है। तो यहाँ पे लेस कर देंगे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एसआई, ये हो जाएगा मेरा नेट अर्न, ये हो जाएगा मेरा नेट अर्न। बोले सच बोले चैप्टर में मजा आ रहा नहीं हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो अगर लेबर कॉस्ट निकालना है तो कंपनी ने जो भी कुछ पे किया दैट इज कॉल्ड ग्रॉस अर्निंग, और प्लस कंपनी ने जो पीएफ और ईएसआई का पैसा पे किया वो सब ऐड कर देंगे, मिल जाएगा लेबर कॉस्ट। अगर मुझे निकालना नेट अर्निंग, तो मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मेरा ग्रॉस अर्निंग माइनस, मैंने भी तो इंश्योरेंस में पैसा लगाया, मैंने भी तो पीएफ में पैसा लगाया, वो माइनस कर दो तो जो बचेगा मेरा क्या होगा? नेट अर्निंग। ठीक है ना? स्टूडेंट ना भयंकर कंफ्यूज होता है नेट अर्निंग और सीटीसी में, तो हमेशा याद रखना ग्रॉस अर्निंग से ही सब कुछ निकलेगा, चाहे सीटीसी निकालो चाहे तुम नेट अर्निंग निकालो।
ठीक है। ग्रॉस ये सीटीसी निकालने के लिए पीएफ ऐड करते हैं और नेट अर्निंग निकालने के लिए पीएफ माइनस करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, उसके बाद घर जाओ, कल मिलके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक कॉन्सेप्ट लिखो, इफेक्टिव आवर वर्कड, लिखो तो इफेक्टिव आवर वर्कड। इफेक्टिव आवर वर्कड, इफेक्टिव आवर वर्कड कैसे निकालोगे? इफेक्टिव का मतलब समझा? हेलो, इफेक्टिव मतलब समझा? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लोग मेरे पास आता 1 घंटे की पढ़ाई करने के लिए, सच बोलना पूरे क्लास में तुम लोग 1 घंटा पढ़ता है क्या? बता रहे 30 मिनट तुम लोग पंचायती करता है, तो तुम लोग का इफेक्टिव स्टडी कितना है? 30 मिनट। ये 30 मिनट तुम लोग पंचायती किया कि मेरे जीवन में क्या चल रहा, बहन सुन, भाई सुन, तो 1 घंटे में से 30 मिनट तुम लोग पंचायती किया, 30 मिनट पढ़ाई किया। जो तुमने 30 मिनट पढ़ाई किया वो तुम्हारा क्या, इफेक्टिव स्टडी। ऐसे ही इफेक्टिव आवर वर्क का मतलब क्या है? इफेक्टिव आवर वर्क का मतलब क्या? एक एम्प्लॉय को बोला जाता है 9 घंटे काम करने के लिए, तुमको क्या लगता है 9 घंटे काम करता है? लाइव स्टूडेंट बोलना तो, एक एम्प्लॉय को बोला जाता है 9 घंटे काम करने के लिए, क्या ये सच में 9 घंटे काम करता है? बोले लाइव स्टूडेंट, सच में 9 घंटे? तुम भी किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनेगा तो 9 घंटे काम करेगा? नहीं, तुम भी तो पंचायती करेगा। तेरे को देखे थे भाई, तेरा स्टेटस में ये लिखा हुआ था, क्या हुआ तेरे को? ठीक है, फिर वैसे बात करते करते अच्छा तेरा ये हो गया, मतलब पंचायती करना स्टार्ट करेगा। कोई भी एम्प्लॉय 9 के 9 घंटे काम नहीं करता, कुछ ना कुछ पंचायती करता ही रहता है। प्लस प्लस अगर मेरा पूरे साल भर का इफेक्टिव आवर निकाला जाए कि मैंने पूरे साल भर में कितने घंटे काम किया, तो मेरा छुट्टी वुट्टी भी तो मैंने लिया, वो तो काम तो किया ही नहीं। अच्छा, कुछ छुट्टी तो गवर्नमेंट, कुछ छुट्टी तो कंपनी खुद देती है संडे के नाम पे, और कुछ छुट्टी हम लोग खुद अपने नाम से बना लेते हैं। हाँ, अरे कुछ छुट्टी मान लो संडे पड़ गया, कभी गांधी जी जयंती, कभी ये जयंती, कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब मिल गया। पूजा में छुट्टी मिल गया, दिवाली में मिल गया, छुट्टी मिल गया। और कुछ छुट्टी, आज बारिश हो रहा है, आज नहीं जाएंगे, तो कुछ दिन कुछ अपने हिसाब से छुट्टी मार ली है। तो इफेक्टिव आवर वर्क निकालने के लिए जितने घंटे आपको टाइम दिया गया था, इसको बोलते हैं टाइम अलॉटेड टू वर्क, उसमें से जितना आपने काम नहीं किया, चाहे छुट्टी के माध्यम से किसी और माध्यम से, सब कुछ हटाने के बाद जो बच जाएगा, दैट इज योर इफेक्टिव आवर वर्क। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला इसका क्या है? टोटल इफेक्टिव आवर वर्क का क्या फॉर्मूला है? टोटल अवेलेबल डेज माइनस संडे हॉलीडे, ठीक है, माइनस जिस दिन तुमने खुद संडे बना लिया लीव, ठीक है, जिस दिन तुमने खुद संडे बना लिया लीव, तो टोटल अवेलेबल डेज माइनस हॉलीडे माइनस खुद से जो छुट्टी ले लिया, खुद से, हाँ, इनटू इनटू कर दो। बोलो इनटू क्या होना चाहिए? इनटू आवर ना, इनटू क्या हो जाएगा? आवर। इनटू क्या हो जाएगा? आवर। सुनो, जितने टोटल अवेलेबल डेज माइनस हॉलीडे माइनस लीव इनटू आवर पर डे, देखो ना, इनटू आवर पर डे माइनस काम करते करते जो तुम लोग पंचायती किया वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। क्या लिखोगे? नॉर्मल आइडल टाइम, इसी को हिंदी में बोलते हैं पंचायती करना। जितने घंटे तुम लोग पंचायती किया वो भी माइनस करेंगे, इसी को बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। क्या बोलते हैं? नॉर्मल आइडल टाइम। अब देखो, मान लेते हैं कितने दिन तक आपको अवेलेबल है पूरे साल भर में, 365 दिन माइनस, मान लेते 65 दिन हॉलीडे है, बचा कितना? 300 दिन। 300 में से मान लेते 20 दिन तुमने खुद छुट्टी ले लिया, हाँ, तो इनटू, अरे पूरे साल भर बता रहे, इनटू आवर पर डे, मान लो तुम 9 घंटे काम करता है, ठीक है, माइनस 2 घंटे पंचायती करता है,
तो अगर एक दिन में 2 घंटे पंचायती करता है तो जितने दिन काम किया इंटू उतने घंटे। तो यहाँ पे तुमने कितने घंटे काम किया था? 365 माइनस 65 माइनस 20, कितने घंटे काम किया? 280 दिन। और अगर एक दिन में 2 घंटे पंचायती करता है तो 280 दिन में कितने घंटे पंचायती करेगा? माइनस कर दो 1900, 1000, अरे माइनस नॉर्मल एडेड टाइम, ये दिया रहेगा सम्स में। अच्छा छोड़ो ना, ये सब सम्स में दिया रहेगा। मतलब टोटल अवेलेबल डेज माइनस हॉलीडे माइनस लीव इनटू आवर पर डे, मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो साल भर में कितना दिन काम करना है, कितने दिन का छुट्टी मिला, कितने दिन तुमने खुद से छुट्टी ले लिया। तो मान लेते ये सब आया 300 दिन इनटू एक दिन में मान लो मैं 9 घंटे काम करता हूँ, इंटू 9, तो पूरे साल भर में कितने घंटे काम करता हूँ? 2700 घंटे। लेकिन पता है 700 घंटे मैं पंचायती करता हूँ, मेरा 2000 घंटे क्या है? इफेक्टिव आवर, मतलब मैं 2000 घंटे क्या करता हूँ? काम करता हूँ। अरे साल भर का पंचायती है तो 2700 में से 700 घंटे में पंचायती करता हूँ, तो 2000 घंटे मेरा क्या हो गया? इफेक्टिव आवर वर्क डे। फॉर्मूला पढ़ो तो फटाफट, रिकैप करो, बोलो क्या फॉर्मूला है? इफेक्टिव आवर वर्कड इक्वल टू क्या है? टोटल अवेलेबल डेज माइनस हॉलीडे, माइनस जो तुमने खुद से हॉलीडे बना लिया माइनस लीव डे इनटू आवर पर डे, मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, कितने घंटे पंचायती किया। ये करने के बाद तुम्हारा निकलेगा इफेक्टिव आवर वर्कड। टेंशन ना लो, ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। जाओ घर जाओ, प्रैक्टिस करो, कल आओ सम्स करके लेबर कॉस्ट खत्म, उसके बाद लेबर टर्नओवर ना, लेबर टर्नओवर और हल्से वाला है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं हाँ।